ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम अपने टॉपिक को आगे और लेकर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था और वो टॉपिक था रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्सेज कर लिया था और आज एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जो है हम लोग एक नई सोर्स करने जा रहे हैं। और जो नई सोर्स आज हम करने जा रहे हैं वो है बेसिकली वेंचर कैपिटल। हमने पिछली क्लास के अंदर जो है वो देख लिया था कि क्या कहते हैं, इशुइंग शेयर्स क्या होता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वगैरह क्या होते हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिटेल में चीज़ों को देख चुके थे। आज जो है वो हम लोग एक नया मेथड ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस न्यू मेथड इज बेसिकली वीसी, वेंचर कैपिटल। अच्छा, इसे कुछ लोग वेंचर कैपिटल कहते हैं, कुछ लोग इसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। अच्छा, सबका बोलने का तरीका, सबका जो है वो समझने का तरीका डिफरेंट है। आज चाहे उसको आप वीसी बोलो, वेंचर कैपिटल बोलो या वेंचर कैपिटलिस्ट बोलो, आज जो है वो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि वेंचर कैपिटल या वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली कौन लोग होते हैं। अच्छा, वेंचर कैपिटल या वेंचर कैपिटलिस्ट आपको बहुत इजीली नजर आते हैं इन टीवी प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक पाकिस्तान, यूके। शार्क टैंक पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, इंडिया में फेमस है। शार्क टैंक जो है वो यूएसए में बहुत फेमस है और यूके में जो है वो ड्रैगन्स डेन के नाम से बड़ा मशहूर है। अच्छा, इन सब के अंदर कुछ बहुत अमीर लोग होते हैं जो बिजनेसेस में पैसा लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, जरा मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूं। अच्छा, पहले तो थोड़ी सी आप साइकी समझो अमीर लोगों की। जो लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं ना, पीपल हु बिकम वेरी रिच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि द मोर मनी दे अर्न, द मोर ग्रीडी दे गेट। मतलब वो पैसा कमा लेते हैं और पैसा कमाने के बाद जो है वो ग्रीडी हो जाते हैं, वो लालची हो जाते हैं। ठीक है। अब जब वो लालची हो जाते हैं ना, तो उनको बिजनेस के अंदर छोटी ग्रोथ नजर नहीं आ रही होती। 10%, 20%, 30% की ग्रोथ नजर नहीं आ रही होती। उनको जुआ खेलने का शौक होता है। उनको बिजनेस को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ग्रो कराना होता है। एक चीज, सो व्हेन यू अर्न मोर मनी यू बिकम मोर ग्रीडी एंड यू वांट बिजनेसेस टू ग्रो इन मल्टीपल्स रादर देन इन परसेंटेजेस। अच्छा, उसके बाद जितना ज्यादा पैसा कमा लेता है ना ये बिजनेसमैन, उतना डरपोक हो जाता है। अब इमेजिन करो, आप रोड पे खड़े हो और आपको पता है सामने गली है, गली में अंधेरा हो रहा है और आपको कोई भी लूट सकता है। ठीक है। और आपकी जेब में कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे ऐसी की तैसी मैं चले जाता हूं। आपको कोई डर ही नहीं है। आपको डर क्यों नहीं? आपको पता है कि कोई क्या ही लूट लेगा आपके पास से, यू हैव नथिंग टू लूज। तो आप आराम से ये कॉलर ऊपर करोगे और आप चले जाओगे गली के अंदर, डर ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेब के अंदर 50,000 रुपए का भी अगर फोन पड़ा है ना, यू विल बी स्केयर टू डेथ। आप बोलोगे यार अगर मैं चला गया मुझे तो लूट लेंगे यार। डर। डर पहले नहीं था क्योंकि कुछ जेब में था नहीं। आज क्यों है डर? क्योंकि जेब में कुछ है। ठीक है ना। गरीब डरता नहीं क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं, अमीर डरता इसलिए क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कुछ है। इस बात का कॉन्सेप्ट जरा आप समझो। तो अमीर लोग जब बहुत पैसा कमा लेते हैं ना, तो वो डरपोक भी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है यार ये जो इतना पैसा कमाया अगर खो गया तो हम क्या करेंगे। अब तो महंगी गाड़ी में, महंगी जगह पे खाने की और बड़े घर में रहने की आदत हो गई है, वो लाइफस्टाइल डाउनग्रेड नहीं हो पाएगा। मैन, ऑब्वियस सी बात है, विद टू मच ऑफ मनी कम्स ग्रेट रिस्पेक्ट एंड पावर। वो रिस्पेक्ट और पावर छीन गई तो फिर क्या करेंगे भाई? तो बड़े मसले मसाइल हैं। अब ये वीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक पाकिस्तान, ड्रैगन्स डेन, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अमीर लोग बैठे होते हैं। अब ये वो अमीर लोग होते हैं जो लोग छोटे छोटे बिजनेसेस में पैसा लगा रहे होते हैं। ये वो अमीर लोग होते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस में पैसा लगा रहे होते हैं। अब ये पैसा क्यों लगा रहे होते हैं, इसको भी जरा समझो। आज अगर मैं आपसे बात करता हूं एज ऑफ टुडे, इन द ईयर 2026 जनवरी, एप्पल की नेटवर्थ की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो एप्पल इज वर्थ समवेयर अबाउट, यू नो, $4 ट्रिलियन। एप्पल की नेटवर्थ कितनी है? $4 ट्रिलियन। एप्पल ग्रो नहीं हो रही, एप्पल ग्रो हो चुकी है।
ठीक है। तो आज अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और मैं अगर एप्पल में पैसा लगा भी देता हूं, तो एप्पल मुझे ज्यादा से ज्यादा साल का 10% 20% 30% ग्रोथ दे देगी। जो पैसे मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं एप्पल के अंदर, ये जो मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं एप्पल के अंदर, इससे मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ मैक्स 3 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा, मैक्स। इससे ज्यादा क्या ही फायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब आज अगर मैं एप्पल में पैसे लगाता हूं इन अ कंपनी विच हैज ऑलरेडी ग्रोन, मैक्स में कितना कमा सकता हूं? 10 20 30%। ये ना मैक्स है, ये मेरा मैक्स है। अच्छा जी, अब मैं एक ऐसे बिजनेस में ग्रो पैसा लगाता हूं जो छोटा है, अभी तक ग्रो हुआ नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं उस पे पैसा लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे गली मोहल्ले का एक फ्रेंच फ्राइज वाला आता है, वो कहता है मेरे पास आइडिया है सर, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं। इस वक्त मेरी एक ब्रांच है, और अगर आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, मुझे हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं 20 ब्रांचेस तक जा सकता हूं। 20 ब्रांचेस तक। अब मेरे दिमाग में क्या आया? एप्पल में पैसा लगाता हूं, 10% 20% 30% ग्रोथ। और आज अगर मैं इस फ्रेंच फ्राइज वाले धंधे में पैसा लगाता हूं, तो मैं मनी कैन क्लाइम 20 टाइम्स। बात समझ आ रही मेरी? ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये वीसी बनते क्यों हैं? वीसी बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, और वीसी बनने के बाद ये लोग करते क्या है, जरा इस बात को भी समझो। सीन ये है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो शार्क टैंक इंडिया टाइप प्रोग्राम्स में या शार्क टैंक पाकिस्तान टाइप प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं, ये लोग ढूंढते हैं स्मॉल बिजनेसेस। अच्छा, अब दो तरह के स्मॉल बिजनेसेस हैं। एक वो स्मॉल बिजनेस है जो बहुत बड़े स्केल पर जा सकता है, और एक वो स्मॉल बिजनेस है जो बड़े स्केल पर नहीं जा सकता। आज अगर मैं मानियाज एकेडमी, जो मेरी बहादुराबाद पर फिजिकल एकेडमी प्रेजेंट है, आज अगर मैं किसी किसी वीसी के पास चला जाऊं और उसको बोलूं मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, वीसी कभी पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? वीसी बोलेगा अगर आज मैं आपके बिजनेस मॉडल में पैसा लगा भी देता हूं आपकी मानियाज एकेडमी में, मैक्स क्या कर लोगे आप? एक ब्रांच है। मैंने बोला हाँ। कहते कितनी ब्रांच खोल लोगे? मैं बोलूंगा 3 ब्रांच और। बीसी बोलेगा बस, इससे ज्यादा ग्रो कर सकते हो आप? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बच्चों को मुझसे पढ़ना है। मेरी फिजिकल कैपेसिटी है कि मैं दिन में 14 घंटे पढ़ा सकता हूँ। 14 घंटे में मैं एक ब्रांच ऑलरेडी है, 3 ब्रांच और खोल लूंगा, 4 ब्रांच पे जा सकता हूँ, इससे ज्यादा ब्रांचेस पे मैं जा नहीं सकता। वीसी बोलेगा इसका मतलब आपका बिजनेस स्मॉल स्केल जरूर है, लेकिन ये एक्सपैंडेबल नहीं है। अच्छा, अब मैंने मानियाज इंटरनेशनल के नाम से एक ऑनलाइन स्कूल खोला है। अब उसमें क्या फायदा है? वो एक्सपैंडेबल है। बीइंग इन कराची, मैं उस ऑनलाइन स्कूल को चला रहा हूं। पंजाब के लोग बच्चे भी हैं, सिंध के भी हैं, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदीया, दुबई, टर्की, चाइना, हर जगह से बच्चा है। अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 10,000 बच्चों तक जा सकता है। आज अगर मैं वो बिजनेस पिच करूं ना वीसी को, टक करके वीसी बोलेगा हाँ यार गुड आइडिया, लगा देगा पैसा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उस बिजनेस को वो 10 20 30 40 50 टाइम्स ग्रो करवा सकता है। वेर एज मनियाज अकेडमी को, जो एक फिजिकल कोचिंग सेंटर है, वो मल्टीप्लाई बाय 2 3 से ऊपर जा ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है मेरी? अब आप इमेजिन करो आपके घर में एक छोटा बच्चा है। अब वो छोटा बच्चा इन अ स्पैन ऑफ इन द नेक्स्ट 5 10 ईयर्स बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, भागना सीखेगा। आज वो 2 फीट का है, फिर 3 फीट का, 4 फीट का, 5 फीट का, 6 फीट का हो जाएगा। हाइट बढ़ेगी। वो ग्रो हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है ना। आप आज आप घर जाओ, आपके दादा आपसे कहते हैं कि यार मुझे लग रहा है मेरी हाइट बढ़ गई, कल तक मैं 6 इंच का था, आज मुझे लग रहा है मैं 7 इंच का हो गया हूँ, 7 फीट का हो गया हूँ, सॉरी। आप दादा को बोलेंगे यार क्या मजाक कर रहे हैं आप, वो ग्रो करने वाली एज से गुजर चुके हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक एज होती है सबकी ग्रो करने की, उसके बाद ग्रोथ या तो स्लो डाउन हो जाती है या रुक जाती है। ये जो वीसीज है, ये काइंड ऑफ एक गैम्बल करते हैं इस तरह के बिजनेसेस में पैसा लगा के। अब जरा डेफिनेशन को देखो। ये लोग क्या करते हैं? ये ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं जो स्मॉल है, रिस्क मनी। छोटे छोटे बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं और ये बहुत रिस्की होता है, डूब भी जाता है। ठीक है। लेकिन ये ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएंगे जो आज छोटा है, लेकिन ऐसा बिजनेस होगा जिनको इनको लगता होगा कि बहुत बड़े स्केल पर जा सकता है। ये ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अब सिंपल सी बात है, एक वीसी है,
ठीक है ना। उसके पास, लेट से मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूं, उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं। कितने? 10 करोड़ रुपए। वो क्या करेगा, 1-1 करोड़ 10 बिजनेसेस में लगा देगा। 1-1 करोड़ 10 बिजनेस में लगाएगा। उसको पता है 7 बिजनेसेस विल फेल, उसको डे 1 से पता है 7 बिजनेसेस विल फेल, यानी जो मैंने 10 करोड़ लगाए ना, गारंटीड 7 बिजनेसेस विल फेल। उसकी अपनी एक इंटरनल कैलकुलेशन है, ओनली 3 विल सक्सीड। लेकिन उसको यह भी पता है जो 3 सक्सीड करेंगे ये कम से कम भी मल्टीप्लाई बाय 10 होंगे। तो अगर 3 बिजनेस सक्सीड हो गए और हर बिजनेस मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, तो 1-1 करोड़ वाला बिजनेस 10-10 करोड़ का हो गया। टक करके 3 बिजनेस सक्सीड हुए, मैंने लगाया कितने थे, 10 करोड़, 7 करोड़ डूब गए, सिर्फ 3 करोड़ पे काम आ गए। वो 3 करोड़ 30 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। सो इवेंचुअली मेरी जो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी वो 30 करोड़ में कन्वर्ट हो गई। लॉजिक समझ आ रहा है? ये है वीसीज का बिजनेस, ये है वीसीज का स्पैन। अब वो ये 10 करोड़ एप्पल में लगाता, तो 10 करोड़ के 12 करोड़ हो जाते, 15 करोड़ हो जाते। 10%, 20%, मैक्स 50% ग्रोथ दे देता है एप्पल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पे जा चुका है ना। आज एक फ्रेंच फ्राइज वाला अगर सही तरह काम करे तो वो एक ब्रांच को 20 ब्रांचेस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन एप्पल चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई बाय 20 थोड़ी कर सकता है। एक साल में अगर कोई बोले कि एप्पल 4 ट्रिलियन से 80 ट्रिलियन पे पहुंच जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। ठीक है ना। तो ये होता है वीसीज का बिजनेस। वीसीज आर बिग बिजनेसमैन हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू स्मॉल बिजनेसेस, and those small businesses that have a potential of growing on to a very large scale. अब सीन ये है कि जो वीसीज ने पैसा लगाया है स्मॉल बिजनेसेस के अंदर, लगाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देर आर एडवांटेजेस एंड देर आर डिसएडवांटेजेस, दोनों है। अब फायदा क्या है, आज अगर मैं वीसी को पैसा, अगर आज मेरे एक स्मॉल बिजनेस है और मैं किसी वीसी से पैसा लेता हूं, फायदा भी है नुकसान भी है। वीसी से पैसा लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वीसी जो है वो आपके बिजनेस में एज एन इन्वेस्टर आता है। वीसी आपके बिजनेस में एज अ इन्वेस्टर आता है। आप देख भी सकते हो, रिस्क कैपिटल इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करता है। तो इसका मतलब जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो आपके बिजनेस में काइंड ऑफ एक पार्टनर बन रहा है। पार्टनर तो नहीं है, आप काइंड ऑफ एक पार्टनर बन रहा है। ठीक है जी। अब जो भी पैसा लगाया है वीसी ने बिजनेस, अब फॉर एग्जाम्पल एक वीसी ने अगर मेरे बिजनेस में 1 करोड़ पे लगाया, तो उसने एज एन इन्वेस्टमेंट लगाया। अब बिजनेस चलता रहेगा, ना उसको मुझे ये 1 करोड़ पे रिटर्न करने की जरूरत है, ना मुझे इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत है। दोनों फायदे। अगर यही 1 करोड़ में बैंक से लेता, तो रिटर्न भी करना था और इंटरेस्ट भी देना था, दोनों चीजें थी। बट क्योंकि क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आया है वीसी, आई डोंट नीड टू रिटर्न दिस मनी, आई एम नॉट बाउंड टू। बिजनेस डूब गया तो डूब गया। बैंक में क्या होता है, बैंक बोलता है कि बिजनेस डूब गया, मेरा मसला नहीं है भाई। बिजनेस डूब गया तो क्या हुआ, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे रिटर्न नहीं करना मैंडेटरी। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। बट देन अगेन, अगर आपने वीसी से पैसा उठाया है तो दो डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज, अब आप सारी जिंदगी वीसी से जान नहीं छुड़ा सकते। वो एज एन इन्वेस्टर आ गया ना, बैंक में तो क्या आपने साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक के लिए भी लोन लिया था, यू रिटर्न दैट मनी, योर लाइबिलिटीज ऑफ, यू गेट रिड ऑफ द बैंक। अब बैंक सारी जिंदगी आपसे पूछेगा नहीं। वीसी तो इन्वेस्टर बन गया भाई, अब सारी जिंदगी आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते, अनटिल एंड अनलेस वीसी हिमसेल्फ वांट्स टू वॉक आउट ऑफ द बिजनेस। बोले यार जान छोड़ाओ, मुझे काम ही नहीं करना इस बिजनेस में, वो इट सेल्फ जाना चाहे तो जाए। ठीक है, वरना नहीं। दूसरा नुकसान, मैं सोल ट्रेडर था, खुद बिजनेस चला रहा था। अब मैंने वीसी को ले लिया, वीसी को जब मैंने लिया तो उसने मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की तो लेट से उसने 30% मुझसे इक्विटी या स्टेक ले लिया बिजनेस का। अब पहले मैं अपनी मर्जी से चलाता था, अब वीसी की मर्जी से चलाऊंगा, तो देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वीसी से पहला साल पैसा लेने के फायदे क्या है, पहला रिटर्न नहीं करना, दूसरा इंटरेस्ट रेट नहीं लेना। अच्छा, तीसरा एक और फायदा भी होता है वीसी से पैसा लेने का। जितने भी वीसीज आते हैं ना दुनिया में, वो नॉर्मली बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो वो जिस बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको अपना एक्सपीरियंस भी देते हैं, आइडियाज भी देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स भी इस्तेमाल करवा के उस बिजनेस को ग्रो भी करा देते हैं। ये भी फायदा होता है। बहुत सारे बिजनेसेस वीसी के पास पैसे के लिए नहीं जाते, वो बहुत बड़े आदमी के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लेट से कोल्ड ड्रिंक का मेरा काम है और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं वीसी बन गया, एक छोटा सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर मेरे पास आ गया, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो फिर भी मेरे पास आ गया कि सर आप मेरी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में स्टेक ले लें एज अ वीसी। मैं बोलूंगा क्यों,
मैं बोलूंगा, दूसरा बंदा बोला मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जब आप मेरे बिजनेस में पार्टनर बनेंगे तो आप मुझे अपने आइडियाज देंगे कि कोल्ड ड्रिंक बनाते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, वो आइडिया मुझे चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो वीसी के लिए लोग इसलिए भी जाते हैं। एंड देन डिसएडवांटेज तो है कि भाई सारी जिंदगी अब बिजनेस में पार्टनर बन गया, या आप पार्टनर तो नहीं बोलोगे, इसने इक्विटी ले ली तो आप जान नहीं छुड़ा सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये कि देर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ वीसी जैसा बोलेगा आपको वैसा करना पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। अच्छा जी, मूविंग ऑन। इसके बाद हमारे पास एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एंड दिस न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट वी हैव इज बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बैंक। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये भी मैं आपको जरा समझाता हूं। देखो, दुनिया में हर किस्म का कस्टमर एग्जिस्ट करता है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरी काइंड ऑफ कस्टमर एग्जिस्ट्स। दुनिया में अगर 2 लाख का एलवी का जूता खरीदने वाला कस्टमर एग्जिस्ट करता है, तो साथ ही साथ दुनिया में एक ऐसा गरीब कस्टमर भी एग्जिस्ट करता है जो 100 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा जूते पे खर्च नहीं कर सकता। ठीक है ना? सो देर आर बोथ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम्स, टू रिच एंड टू पुअर। वो लोग भी है जो लोग हजारों लाखों का खाना जाया कर देते हैं, वो लोग भी हैं जिनके पास पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते। ठीक है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट अ बैंक लाइक बैंक अल फला। पाकिस्तान का एक बहुत फेमस बैंक है। अब एक प्रॉब्लम है छोटी सी। बैंक अल फला के पास ₹10 बिलियन पड़े हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए बैंक का काम करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। बैंक काम किस तरीके से करता है कि बैंक बोलता है भाई देखो, सीधी सी बात है, बैंक कहता है कि मैं लोगों से पैसा लेता हूं, लोगों को पैसा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे, मैंने बैंक अल्फला में जाके रख दिए। बैंक अल्फला मेरे 5 करोड़ रुपए उठाएगा, कोई और बैंक अल्फला के पास आया होगा लोन मांगने के लिए, बैंक अल्फला उसको दे देगा। ये बैंक का काम है, लोगों से पैसा लेना और लोगों को आगे पैसा देना। दिस इज अ वेरी सिंपल बिजनेस ऑफ अ बैंक। अब बैंक अल्फला के पास ₹10 बिलियन पड़े हैं। अब एक गरीब आदमी है, उसकी बेटी की शादी है। अब गरीब आदमी की बेटी की शादी है, उसको पूरी बेटी बेटी की शादी के लिए उसको चाहिए 2 लाख रुपए। अब अमीरों की शादी क्या होती है? सिर्फ दुल्हन का ड्रेस ही 8 लाख 10 लाख का होता है, पूरी शादी तो छोड़ो, लेट 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 बी द एंटायर इवेंट असाइड, जस्ट द ड्रेस ऑफ द ब्राइड वुड बी 8 लाख 10 लाख रुपए स्टार्टिंग, जाता तो करोड़ों में है फिर, वो जिसकी जैसी हैसियत। अब गरीब आदमी को चाहिए 2 लाख रुपए, वो बैंक कल फला गया कि भाई मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे 2 लाख रुपए का लोन दे दो। अब बैंक अल्फला चाहे तो दे सकता है, लेकिन बैंक अल्फला ने उस गरीब आदमी को भगा दिया। क्यों? बैंक अल्फला ने बोला है मेरे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैं चिल्लर चिल्लर पार्टी से डील करते रहूं, मेरे पास 10 बिलियन है, मैं तो चाहता हूं मेरे पास 10-10 करोड़ वाले 100 कस्टमर आ जाए, ले जाएं 10-10 करोड़ पे और थोड़े थोड़े करके पैसे रिटर्न करते रहे। ये मैं 2-2 लाख वाले बंदों से डील कैसे करूंगा? कोई 2 लाख ले जा रहा है, कोई 50,000 ले जा रहा है, कोई 10,000 ले जा रहा है, कोई 20,000 ले जा रहा है। बैंक अल्फला बोले इतने सारे लोगों को मैं लोन दे दूं, फिर इनसे रिकवरियां करता फिरूं, इतने चिल्लर चिल्लर लोगों से मेरे पास डील करने का टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है? बैंक अल्फला के पास इतना बड़ा फाइनेंस है कि बैंक अल्फला कहता है भाई मेरे पास कस्टमर भी तो वैसा है ना, उसका बड़ा पेट है यार, जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उसको उतना बड़ा कस्टमर चाहिए होगा। आपकी भी फैक्ट्री में अगर टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री, इन सिंपल वर्ड्स, और आप रोज की 1 लाख टी शर्ट बनाते हैं, आपके पास एक बंदा आता है यार मुझे 10 टी शर्ट चाहिए, आप क्या करोगे? बोलोगे भाग जाओ भाई, मेरे पास वो मुझे बंदा ला के दो जो 1,000 टी शर्ट या 10,000 या लाख या 50,000 टी शर्ट मुझसे एक साथ खरीदे रोज के। मुझे 10-10 टी शर्ट वाले चिल्लर लोग नहीं चाहिए, कौन इनसे डील करेगा? तो जितना बड़ा बिजनेस होता है इतना बड़ा पेट होता है बिजनेसमैन का। तो बैंक अल्फला ने उस गरीब आदमी को मना कर दिया। जस्ट बिकॉज बैंक अल्फला ने उस आदमी को मना कर दिया, दैट डजंट मीन कि ये छोटे आदमी की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे लोग एग्जिस्ट तो करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए खुलते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओ तो यू कैन लुक एट द वर्ड माइक्रो, मतलब बहुत छोटा, यानी वो पैसा जो बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स में मिलता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक जैसे पाकिस्तान में एक बहुत फेमस, आपको अक्सर जगहों पे नजर आएगा, यू बैंक। यूफोन जो का जो नेटवर्क है उसका ये बैंक है। जहां भी आप यू बैंक देखोगे नीचे लिखा होगा माइक्रो फाइनेंस। अभी कौन से बैंक्स होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस को पैसा देते हैं। फार्मर हो गया जिसको 50,000 लाख 2 लाख चाहिए, फ्रेंच फ्राइज वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया,
छोटे छोटे बैंक्स है, छोटे छोटे अमाउंट्स चाहिए इन बिजनेसेस को, ये वो लोग हैं। ठीक है ना। इनको कौन कैटर करता है? माइक्रो फाइनेंस बैंक। अल्फला मीजान विजान तो इनको एंटरटेन ही नहीं करता, वो बोलता है यार भाग जाओ यार, मैं कहाँ तुम लोग को एंटरटेन करता फिरूंगा। ठीक है जी। ये बात है माइक्रो फाइनेंस बैंक की। अच्छा, अब ये केटर भी स्मॉल बिजनेसेस को ही करता है। अब इसकी लिमिट होगी, लेट से इसकी माइक्रो फाइनेंस बैंक की लेट से लिमिट होगी 2 लाख रुपए। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का बिलियंस का खर्चा है। आपको पता भी, हमने पढ़ा भी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी नहीं होती। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसा भी बिलियंस में चाहिए होता है। इमेजिन करो यूनिलीवर आज आ जाए किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास कि यार हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में, हमें लोन चाहिए, कितना लोन दोगे? यू बैंक बोलेगा क्या बात है सर, आज हमारे पास आए, हम आपको फौरन लोन देंगे। यूनिलीवर ने बोला अच्छा कितना दोगे? यू बैंक बोलेगा सर देना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन हमारी कैप जो है वो 2 लाख की है, 2 लाख से ऊपर का हम आपको लोन दे ही नहीं सकते। यूनिलीवर बोलेगा पागल हो गए हो, 50-50 हजार के तो 4 चौकीदार है मेरे पास, ये तो 4 चौकीदार की सैलरी पूरी होगी मुश्किल से। मेरे पास तो ऐसे पता नहीं कितने मैनेजर हैं और कितने वो है, मुझे तो कम से कम भी 10 बिलियन चाहिए। यू बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक बोलेगा सर 10 बिलियन, हमने तो पूरी जिंदगी में 1 बिलियन ही देखे एक साथ, आप 10 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमारा बिजनेस छोटा है, हम छोटे कस्टमर्स को डील करते हैं, हम 2 लाख से ऊपर का लोन देते ही नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना है जो गरीब लोग हैं, जिनकी लो इनकम्स है, ये उन लोगों को लोन देता है। ठीक है ना। अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर पुअर एंड लो इनकम कस्टमर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज सच एज लोन्स ओवरड्राफ्ट्स ऑफर्ड बाय ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक्स। मतलब माइक्रो फाइनेंस बैंक उन लोगों के लिए खुलता है जो गरीब हैं, और ऐसे गरीब लोग जिनको कोई दूसरा एक ट्रेडिशनल बैंक जैसे कि अल्फाला टाइप बैंक उनको लिफ्ट नहीं करा रहा होता, तो माइक्रो फाइनेंस कहता है टेंशन ही लो, वो ना कराए, हम आपको लिफ्ट कराते हैं, आओ हमारे पास। ये है माइक्रो फाइनेंस बैंक, स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर लो इनकम पीपल, लो इनकम वेरी स्मॉल स्केल बिजनेसेस, फ्रेंच फ्राइज वाला ठेले वाला टाइप बिजनेसेस। अच्छा जी, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। पहला एडवांटेज आपको इसी के अंदर नजर आ रहा है, वो स्मॉल बिजनेसेस जिनको कोई लोन नहीं दे रहा होता, जिनके पास कोई एक्सेस नहीं होता, ऐसे स्मॉल बिजनेसेस को माइक्रो फाइनेंस बैंक डील करता है। सो स्मॉल बिजनेसेस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंक्स, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अदर फाइनेंशियल सोर्सेस, ऐसे बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को माइक्रो फाइनेंस बैंक डील करता है। ये बहुत बड़ा उनका जो है फायदा हो जाता है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक का? यूजुअली माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर प्रोसेसेस थोड़े सिंपल होते हैं, गिरवी विरवी टाइप कोलैटरल टाइप चीजों के इतने मसले नहीं होते। अगर आप एक नॉर्मल बैंक के पास जाओ ना, तो वो आपसे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी और पेपर वर्क और ये और वो सब मांगता है। अब माइक्रो फाइनेंस बैंक इतनी पेपर वर्क शेपर वर्क में करता है, लेकिन बेसिक इतना ज्यादा कर नहीं सकता। अब एक फ्रेंच फ्राइज वाला आया, उसको आप फ्रेंच फ्राइज वाले को माइक्रो फाइनेंस बैंक बोलेगा ओके हम आपको लोन तो देते हैं, लेकिन पहले अपना बिजनेस प्लान लाएं, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बताएं, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बताएं। वो फ्रेंच फ्राइज वाला बोलेगा भाई क्या हो गया, मैं आपसे लाख रुपए लेने आया हूं, कोई 100 करोड़ थोड़ी लेना है। और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब कर रहा होता, रोड पे सब्जी थोड़ी बेच रहा होता। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक में ट्रेडिशनल बैंक से के कंपैरिजन में पेपर वर्क और प्रोसीजर काफी सिंपल होता है। ठीक है ना, क्योंकि गरीब आदमी उसके पास तो इतनी एक्सेस और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कि वो ये सारी चीजें पूरी कर सके। तो दो एडवांटेज क्या है? पुअर पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अदर बैंकिंग सर्विसेज कैन इजीली गेट अ लोन फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस बैंक। दूसरा, द पेपर वर्क प्रोसेस कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल बैंक इजियर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो पेपर वर्क होता है, लेकिन ट्रेडिशनल बैंक की कंपैरिजन में पेपर वर्क थोड़ा सा आसान होता है। बट देन बैंक तो बैंक है भाई, डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है? अगर बैंक से पैसा लिया है तो रिटर्न तो करना है। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर लिया है बैंक से पैसा, चाहे वो ट्रेडिशनल बैंक हो या बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, पैसा लिया है तो भाई आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। तो दिस इज इन सिंपल वर्ड्स माइक्रो फाइनेंस बैंक विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो है वो एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस है, विच इज क्राउड फंडिंग। अच्छा, क्राउड फंडिंग बड़ा ही कॉमन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्राउड फंडिंग के अंदर आपने जो है वो शायद पहली बार सुना हो, या अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो
आपने शायद सुना हो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट इतना कॉमनली नजर नहीं आता, फॉलो नहीं होता, बट इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिस कॉन्सेप्ट इज इजीली सीन एंड फाउंड। अच्छा भाई, क्राउड फंडिंग है क्या? क्राउड फंडिंग कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि GoFundMe.org है, Kickstarter.com है। ये वेबसाइट्स क्या है और इनके ऊपर होता क्या है? इन वेबसाइट्स के ऊपर हजारों लोग मौजूद होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर प्रेजेंट। अब लोग क्या होते हैं नॉर्मली, अब एक छोटा सा बिजनेसमैन है जिसको लेट्स से फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाना है। अब गरीब आदमी है, बिजनेस भी छोटा है, और उसको ना बैंक अल्फला, ना कोई और तरीके से कहीं से भी कोई भी फाइनेंस मिल ही नहीं रहा। बिजनेस खोलना है, गरीब आदमी है, छोटा बिजनेस है, और कहीं और से फाइनेंस मिल भी नहीं रहा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की वेबसाइट्स है, GoFundMe.org एंड Kickstarter.com। ऐसी वेबसाइट्स पे लोग जाके अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं, और यहां पर हजारों लोग मौजूद होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर। जिसको भी वेबसाइट पर आइडिया पसंद आ गया, वो क्या कर सकता है? वो आपके बिजनेस में बैठे बैठे ऑनलाइन इन्वेस्ट कर देगा। अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं, $10-10 करके। अब छोटे, ये मतलब भी बहुत बड़ी अमाउंट रेज नहीं करता, $1000 $2000, बहुत छोटी छोटी अमाउंट रेज करके देता है बिजनेस को। भाई 100 लोग हैं, सबने $10-10 डाल दिए, या 10 लोग थे उन्होंने $100-100 डाल दिए। इस तरह से इसका मॉडल चलता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए पैसा रेज करते हैं। अच्छा, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। पहला फायदा क्या है कि वो बिजनेसेस जिनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, वो बिजनेसेस जिनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, उन बिजनेसेस को इन वेबसाइट्स के थ्रू फाइनेंस मिल जाता है। वो बिजनेसेस जिनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, उन बिजनेसेस को इन वेबसाइट्स के थ्रू पैसा मिल जाता है, पैसा रेज हो जाता है। ये फायदा है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में भी हमने देखा था, एडवांटेज है ना, स्मॉल बिजनेसेस, पुअर पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहां पर भी वही है, स्मॉल पीपल, पुअर पीपल, स्मॉल बिजनेसेस जिनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, वो इस तरह की वेबसाइट्स पर जाकर अपने लिए पैसा रेज कर सकते हैं। तो कहीं से लिफ्ट नहीं करा रहे थे, क्राउड फंडिंग से ऑप्शन मिल गया फाइनेंस रेज करने का। दूसरा ऑप्शन, यहां पर हजारों लोग मौजूद होते हैं, तो एक काइंड ऑफ फ्री मार्केटिंग भी हो जाती है। आप किसी ने अपना आइडिया प्रेजेंट कर दिया क्राउड फंडिंग की वेबसाइट के ऊपर, हजारों लोग हैं, उन्होंने देख लिया। अब जरूरी थोड़ी कि हर बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करे। कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी प्रोडक्ट ट्राई कर लें। अब इमेजिन करो, मैं पाकिस्तान की एक बहुत फेमस स्टोर है, चेज। चेज पर मैं गया, वहां पर एक जो है प्रोडक्ट रखा हुआ था, एबीसी जेली। अब मुझे याद आया, यार ये एबीसी जेली तो मैंने क्राउड फंडिंग की वेबसाइट पे देखी थी, है ना? अब मैंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी, लेकिन आज मुझे ये प्रोडक्ट चेज पे नजर आ रहा है, खरीद के तो देखूं। फ्री की मार्केटिंग हो गई ना। तो हजारों लोगों को आपका प्रोडक्ट फ्री में पहुंच जाता है, मतलब प्रोडक्ट नहीं जाएगा, आपका बिजनेस का आइडिया चला जाएगा। तो फीडबैक भी मिल जाता है आपको, कस्टमर का रिस्पॉन्स। अगर किसी ने भी पैसा नहीं लगाया आपके बिजनेस में, तो आपको पता लग गया कि यार ये बिजनेस में इतना चार्म नहीं है, कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। फ्री की मार्केटिंग हो गई, ठीक है ना? बट आप जब क्राउड फंडिंग करते हैं, तो क्राउड फंडिंग करने के अंदर जो है वो डिसएडवांटेजेस भी है। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, हर बिजनेस के अंदर जो है वो, अगर एडवांटेज है हर मेथड के अंदर, डिसएडवांटेज भी है। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अब आपको वेबसाइट पर अपना बिजनेस पब्लिश करना है। अब वो तो हजारों लोगों के पास बाद में जाएगा, पहले वेबसाइट का जो ओनर है उसके पास जाएगा। हो सकता है जो वेबसाइट का ओनर है वो चरिया है, उसमें अकल ही नहीं है। जो वेबसाइट का ओनर है वो चरिया है, उसमें अकल ही नहीं है। उसने आपका बिजनेस आइडिया देखा, उसको नहीं पसंद आया, उसने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश ही नहीं किया। हो सकता है। अब हो सकता है हजारों लोगों के पास जाता, उनको बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो जो ओनर था, जो वेबसाइट चला रहा था, उस ओनर को जो है वो आपका आइडिया पसंद ही नहीं आया, उसने छोड़ दिया। ठीक है ना? उसने नहीं पब्लिश किया। ठीक है ना? अब एक बंदे का रिस्पॉन्स और हजारों बंदों का रिस्पॉन्स डिफरेंट है ना यार। हो सकता है वो हजारों लोगों के पास जाता तो उसमें से 300-400 लोगों को पसंद आता। तो ये बड़ा मसला है कि वेबसाइट का ओनर हमेशा पब्लिश नहीं करे, हो सकता है उसकी समझ में ना आए आइडिया। दूसरा प्रॉब्लम, आपने हजारों लोगों के सामने अपना आइडिया पिच कर दिया, हजारों लोगों के सामने आइडिया पिच किया। अभी तो आपको पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हो सकता है आपका ही कोई कंपेटिटर हो जो ये सोच रहा हो, या कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास ये आइडिया ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस लॉन्च करना था। मेरा आइडिया क्या था कि मैं कर्ली फ्राइज लॉन्च करूंगा। अब मैंने
जो है वो क्राउड फंडिंग के पेज पर डाला कि मैं कर्ली फ्राइज लॉन्च करना चाहता हूं या अल्फाबेट फ्रेंच फ्राइज लॉन्च करना चाहता हूं, ABCD के अल्फाबेट्स वाली फ्रेंच फ्राइज। ठीक है ना, मैंने आइडिया प्रेजेंट किया, ऑलरेडी वहां पर कोई बैठा हुआ था फ्रेंच फ्राइज वाला जिसकी ऑलरेडी फ्रेंच फ्राइज बेचने का आउटलेट था, उसको टक करके आइडिया मिल गया, उसने बोला अरे अल्फाबेट फ्रेंच फ्राइज भी हो सकती है, उसने मेरा आइडिया कॉपी कर लिया। अभी तो बिजनेस लॉन्च ही नहीं हुआ ना मेरा, लॉन्च होगा फिर जाके मैं कोर्ट में केस कर सकता हूं कि ये मेरा आइडिया था और मैंने कराया था पेटेंट, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कैसे प्रूफ कर सकता है कि वो उसने मेरा आइडिया कॉपी किया है? तो जब आप हजारों लोगों के पास अपना बिजनेस लॉन्च होने से पहले ही अपना आइडिया पिच कर दोगे तो देयर इज अ चांस कि आपका आइडिया कॉपी हो सकता है। सो क्राउड फंडिंग आर दोज वेबसाइट्स जहां पर लोग अपना बिजनेस आइडिया पिच करके फाइनेंस उठाते हैं। ठीक है, हजारों लोग मौजूद होते हैं। फायदा क्या है कि भाई आपको क्राउड फंडिंग में वेबसाइट्स पे एक्सेस मिल जाता है, जब आपको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा होता तो आपको यहां से पैसा मिलने का चांस हो जाता है। दूसरा फायदा ये कि आपके प्रोडक्ट की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है, लोगों का रिस्पांस देख के आपको प्रोडक्ट के बारे में आइडिया हो जाता है चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हो सकता है वेबसाइट का ओनर आपका आइडिया पब्लिश ही ना करे, बायस्ड हो। दूसरा, आपका आइडिया जब आप हजारों लोगों को पिच करोगे तो कॉपी हो सकता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि अब हमने तो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखे ना, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो एक चीज तो हमें पता लग गई कि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें? अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ट है। लेट्स से आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं, केस स्टडी पढ़ रहे हैं, और पेपर 2 में जो आपके पास केस स्टडी आई है इसमें उसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई बिजनेस को पैसों की जरूरत है, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस को चूज करना चाहिए? तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस है जिनके बेसिस पर आप फाइनेंस रेकमेंड करोगे। सबसे पहले, कभी भी आप किसी बिजनेस को कोई भी सोर्स रेकमेंड कर रहे हो, सबसे पहले आपको देखना होगा कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए। ठीक है ना, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि कोई बिजनेस है जिसको पैसों की जरूरत है और उसको 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म सोर्सेस। कोई ऐसा बिजनेस है, केस स्टडी में आप पेपर 2 में पढ़ रहे हैं, उस बिजनेस को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म सोर्सेस। दूसरा, आपको यह देखना होगा कि जिस बिजनेस को पैसों की जरूरत है उसको अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है। अब आप खुद सोचो, अगर आपका अपना बिजनेस हो, खुद सोचो, आपको थोड़ी सी अमाउंट रिक्वायर्ड हो तो आप लोन लेने जाओगे नहीं, आप कोशिश करोगे थोड़ी सी अमाउंट रिक्वायर्ड है ना, तो मैं खुद ही अपने पास से पैसा जनरेट कर लूं, मैं क्यों किसी से पैसा मांगने जाऊं? तो जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ये भी देखना कि जो बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी है, अमाउंट ज्यादा चाहिए कि छोटी। अगर छोटी अमाउंट चाहिए तो आप इंटरनल सोर्स रेकमेंड कर देना, अगर बड़ी अमाउंट चाहिए तो फिर आप एक्सटर्नल सोर्स रेकमेंड करोगे। ठीक है ना, तो जब आप किसी भी बिजनेस को पेपर 2 के अंदर कोई भी सोर्स रेकमेंड कर रहे हो तो कुछ चीजें सोच समझ के, नहीं कि रैंडमली आपने चिपका दिया इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऐसे नहीं करना। आपने बहुत सारी चीजों को बैठकर देखकर सोचना है, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से रेकमेंड करोगे। लीगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ठीक है ना, अब आपको ये भी देखना होगा बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी पढ़ रहे हो आप, केस स्टडी में लिखा हुआ है बिजनेस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पैसों की जरूरत है, एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई कौन सा रेकमेंड करोगे मेथड? आप लिख के आ गए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको क्राउड फंडिंग पे जाना चाहिए या माइक्रो फाइनेंस पे जाना चाहिए। अब एक गधे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी रिक्वायरमेंट मिलियंस एंड बिलियंस में होगी, कोई बड़ी कंपनी है ना यार, पब्लिक लिमिटेड कंपनी छोटी कंपनी थोड़ी है, उसको तो करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होंगे, अगर पैसे चाहिए होंगे। तो माइक्रो फाइनेंस पे जाएगा तो माइक्रो फाइनेंस क्या मिलेगा उसको वहां से? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। एक मैनेजर की सैलरी 2-3 लाख रुपए होती है अच्छे मैनेजर की, ऐसे उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद 100 मैनेजर है, तो 3 करोड़ तो उसको सिर्फ मैनेजर की सैलरी के लिए पैसा चाहिए। तो आप ऐसे केस में सोच समझ के रेकमेंड करोगे। क्राउड फंडिंग, वीसी, वीसी क्या होता है? वीसी वो होता है जो पैसा लगाता है स्मॉल बिजनेस के ऊपर, और ऐसा बिजनेस जो बड़े लेवल पे जा सकता है। ही वॉन्ट्स टू गैम्बल इज मनी।
आपने रिकमेंड कर दिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कभी भी वीसी पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे पैसा नहीं लगाएगा। उसको पता है बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, इससे पैसा लगाऊंगा तो 10, 20, 30% ग्रोथ मिलेगी, मुझे तो मल्टीपल्स में ग्रोथ चाहिए। समझ आ रही है? या आपके पास लिखा हुआ है कि बिजनेस इज अ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कंपनी, पैसा चाहिए, कहां से है, आप लिख के आगे इशू शेयर्स। अभी भाई सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, वो प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है। तो आप कोई भी ऑप्शन रेकमेंड करो एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर, देखना बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर क्या है। अगर सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, तो उसका मतलब स्मॉल बिजनेसेस है, उसको आप माइक्रो फाइनेंस, उसको जो है आप लोन्स, वीसी, क्राउड फंडिंग, इस तरह के ऑप्शन रेकमेंड कर सकते हो। अगर बिजनेस पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वहां पर आप उसको लॉन्ग टर्म लोन रेकमेंड करो, इशूइंग शेयर्स रेकमेंड करो, उसको आप डिबेंचर सर्टिफिकेट्स रेकमेंड करो। इस तरह से होता है। एंड देन थर्ड फोर्थ फैक्टर, केस स्टडी में आपको ये भी देखना होगा कि कहीं इंटरेस्ट रेट गिवन है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोन्स एक्सपेंसिव हैं, लोन्स एक्सपेंसिव होंगे तो अवॉइड करने हैं लोन्स। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन सस्ता है, लोन सस्ता है तो फिर कोई ऑप्शन मत रेकमेंड करो, बैंक लोन रेकमेंड कर दो। क्योंकि सस्ता है तो फिर सस्ता लोन मिल जाएगा, फिर किसी को से पार्टनरशिप करने की या पैसा उठाने की जरूरत क्यों है सारी जिंदगी सर पे बैठाना। बैंक से पैसा लिया, फौरन सस्ता लोन था, पे ऑफ किया, जान छुड़ा ली। तो ये कुछ चीजें हैं आपको देखनी होंगी, सोचनी होंगी, समझनी होगी। इन चार फैक्टर्स के बेसिस पर आपको सोच समझ के सोर्स ऑफ फाइनेंस रेकमेंड करना होगा। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है पेपर 2 में कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सूटेबल है बिजनेस के लिए।